सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमटीएस एग्जामिनेशन। एंड आप यहाँ कुछ पोस्ट्स लिखी हैं जो एमटीएस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको मिलेंगी, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस अटेंडेंट, पीएन कम मेंटेनेंस क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस हेल्पर, स्टोर कीपर, डिलीवरी बॉय एंड हाउस कीपिंग स्टाफ। बट आप इस चीज़ को, जैसे पीएन की अगर मैं यहाँ जैसे लिखा हुआ है पीएन कम मेंटेनेंस, तो आप इस पीएन को अपने स्कूल के पीएन से, हॉस्पिटल के पीएन से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिएगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि उनकी सैलरी भी बहुत अधिक होती है। मतलब अगर हम बात करें तो 35-40 हज़ार के करीब सैलरी होती है एमटीएस वालों की। दूसरी बात, इज्जत होती है, सरकारी नौकरी होती है और एक अच्छी कर्मचारी रैंक की पोस्ट होती है उनकी। ठीक है, तो इन पोस्ट को आप देखकर ये कतई मत समझिएगा कि पीएन है स्कूल लेवल के पीएन, या जैसे कि आप नॉर्मल पीएन और देखते हैं ना इस तरह के होते हैं, तो इस तरह की आप बिल्कुल भी इनसे अपेक्षा मत करिएगा कि ऐसे होते हैं। तो वर्क क्या होता है कि जैसे कोई सीजीएल की जो पोस्ट होती है, देखो सबसे ऊपर होते हैं यूपीएससी कैडर वाले, जो ए ग्रेड की पोस्ट होती है। उसके बाद जो एसएससी सीजीएल से सिलेक्ट होकर जाते हैं वो होते हैं। तो उनके अंडर में जो क्लर्क लेवल के होते हैं वो सीएचएसएल वाले जो बंदे होते हैं वो होते हैं। उनके बाद जो हेल्पर कार्य करते हैं, जैसे कि या कोई फाइल इधर उधर करनी है या कोई काम हो गया, जैसे कि अगर कोई पोस्ट डालनी है डाक विभाग में, तो वो काम क्या कौन करता है? एमटीएस वाले बंदे करते हैं। तो इस तरह के जो भी वर्क दिए जाते हैं ऑफिस वर्क, वो एमटीएस वाले बंदे जो हैं वो संभालते हैं। तो ये तो हो गया एमटीएस के बारे में कि क्या मतलब उनका जॉब रोल क्या रहता है। उनका मतलब जॉब में तो ये रोल रहता है जैसे कि कोई फाइल्स वगैरह देनी है। ऐसा नहीं है पानी ले जा रहे हैं, कॉफ़ी ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तरह से असिस्टेंट होते हैं, जो सीजीएल लेवल के ऑफिसर होते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं। उनके जो भी जिस भी विभाग में वो जाएंगे उनसे कोई भी काम लिया जा सकता है। जैसे कि अगर वो इनकम टैक्स में गए तो इनकम टैक्स में जो भी उन्हें फ़ाइल वगैरह सबमिट करनी है, ठीक, इनकम टैक्स की अगर किसी को नोटिस भेजना है तो वो आप पोस्ट करके आएँगे। तो ये सारे काम क्या कौन करता है? ये एमटीएस वाले बंदे ही करते हैं। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था किसके बारे में? एमटीएस की पोस्ट के बारे में, कि जॉब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहती हैं। अब इसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन जो मांगता है एमटीएस की जॉब के लिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो आप 10th ग्रेड पास होना चाहिए और आपकी एज 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। 25 साल से अगर ज़्यादा एज है तब आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन अगर 10th आप पास हैं तब आराम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 18 से 27 साल, जो कि 2 ईयर का जो आपको रिजर्वेशन मिलता है, वो केवल हवलदार पोस्ट के लिए है। बाकी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल तक ही एलिजिबल है। तो ये आप सही से देख लीजिएगा, ये क्वालिफ़िकेशन तो बहुत मिनिमम है, हर कोई 10th पास होता है आजकल। तो ये तो होगी एलिजिबिलिटी की बात। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो उनका जो ग्रेड पे होता है, बेसिक ग्रेड पे होता है 1800। जैसे कि आपने सुना होगा सीजीएल में जो डबल ए की पोस्ट होती है उसका 4600 ग्रेड पे होता है, ऐसे इनकम टैक्स का 4200 ग्रेड पे होता है। तो इसी तरह जो एमटीएस का जॉब ग्रेड पे होता है वो 1800 रुपये होता है। बेसिक पे जो होता है 18,000 रुपये होता है, यानी कि जो बेसिक सैलरी मिलती है 18,000 रुपये होती है। उसके अलावा एचआरए 30% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 30% आप निकालेंगे कितना हो जाएगा? मतलब 5400 रुपये। ऐसे डीए 50% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि 9,000 रुपये डीए हो जाएगा। ट्रेवल अलाउंस मिलता है कितना? 1350 रुपये। और ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाती है? 28,000 से लेकर 33,000 रुपये तक। और बता दूं मैं कि ये सैलरी आपकी डिफ़र करती रहती है। अगर आप बड़ी सिटी में जैसे मुंबई दिल्ली सिटी में गए तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का ट्रेवल अलाउंस भी ज़्यादा होगा और बाकी चीज़ें एचआरए डीआरए भी ज़्यादा होगा। तो एचआरए और डीआरए देखो ये अलाउंस हैं, ठीक है, जैसे भत्ते मिलते हैं तो वो वहीं हैं। और बाकी इनकी आप टोटल सैलरी देख लीजिए, 28 से 33,000, आप 35,000 तक मान लीजिए कि आगे पीछे होती रहती है, और वो सिटी वाइज चलती है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है कि देखो 2 सेशन होते हैं। पहले आप पेपर के बारे में देखिए। ऑनलाइन पेपर होता है सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे कि आप सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे के आते हैं, वैसे ही इसका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर पे होता है। और इसके अलावा पीटी पीएसटी, यानी कि जो हवलदार पोस्ट के लिए होता है, केवल हवलदार पोस्ट के लिए है, जो फिजिकल वाला टेस्ट होता है उससे कहते हैं पीटी या पीएसटी, वो हवलदार के लिए होता है। उसके अलावा जो पेपर फर्स्ट होता है वो सीबीटी 1 सबके लिए होता है। और जो अब देखते हैं हम सेशन 1 और सेशन 2, 2 इसमें सीबीटी होते हैं। सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट क्या रहते हैं? मैथ्स और रीजनिंग। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैथ में 60 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 60 मार्क्स। टाइम मिलता है 45 मिनट। अब मैं बात करूं कि देखो ये पहला सेशन जो है, ये इसमें मतलब मेरिट नहीं बनती है इसके बेसिस पे, ये केवल पासिंग होता है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो ये मतलब इसके बेसिस पे मेरिट नहीं बनती, यानी कि आपके इसमें कितने नंबर आएंगे इस हिसाब से आपका चयन नहीं होगा। चयन होगा आपका सीबीटी
2 की मेरिट पर। अब CBT 2 में देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो देखो मैथ्स और रीजनिंग केवल पासिंग है, आपको इसमें बस पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, उतने आप ले आओगे तो आप क्लियर कर जाओगे। लेकिन जो अगला सेशन होगा जिसमें GS और इंग्लिश पूछता है, वो उसकी मेरिट बनेगी आपकी, उसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी आगे देखते हैं। ये हो गया CBT 2 जिसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, GK 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 75 क्वेश्चन। इंग्लिश 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 75 मार्क्स के हो गए। टाइम मिलता है इसमें 45 मिनट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये वाला जो CBT 2 होता है सेशन 2, ये आपका इसमें मेरिट बनती है। जैसा कि 75 150 हो गए तो 150 में से जितनी कट ऑफ जाएगी इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर कट ऑफ मतलब 150 में से 130 चली गई, 120 चली गई, तो आपकी 120 से कम आए तो आप पास नहीं हो पाएंगे। 120 आपको लाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया MTS के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई मेंस वगैरह कुछ नहीं होता है, बस एक ही पेपर होता है और इसी से आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है और आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, 10th पास होना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।